प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हम जब बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ पे हजारों बच्चों की भीड़ थी, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा सीन हो रखा है फिलहाल। वहाँ पे एंट्री भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, और इतनी भीड़ में घंटों की लाइन में खड़े होने के बाद फिर वापस जाते हैं, हार के वापस जाना, फिर वापस से वहाँ पे हिम्मत जुटा के लाइन में लगना बहुत बहुत सारा मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के इमिग्रेशन की लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या? इंडियन गवर्नमेंट अब इतने ह्यूज अमाउंट में बच्चों को निकाल रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल तो है ही। ये सारी चीज़ें वो भी अपनी तरफ से पूरी सारी चीज़ें अच्छी थी, पर अब इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर उसके बीच में भी इतने सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो 4 साल आपने निकाल लिए जी, वहाँ पर, आप जी, तो जी। उस कंट्री को बहुत अच्छे से जानती हो। एग्जैक्टली, हाँ। बहुत नया था आपके लिए ये सब जो हो गया, वॉर लाइक? बिल्कुल, एकदम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही नया था, क्योंकि वी डिडंट सीन लाइक दिस सिचुएशन बिफोर। अभी हम लोग वो सिचुएशन फेस करके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। तो वो जितना जल्दी हो सके, जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं, हम लोग तो जैसे तैसे यहाँ निकल गए, यहाँ पर सेफ हैं, पर जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि खार्किव में और कीव में अभी सिचुएशन बहुत वर्स होता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उधर के स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना चाहिए। आपके लिए कितना आसान था? आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैं सेम ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही हूँ। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी वॉर का अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, और हम फॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी निकल गए। पर अभी हम सुनने में आया कि कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं। पर मैं चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है वो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको ओडेसा से बॉर्डर तक लाने का थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है, और वो वहाँ से बस लेना बहुत मुश्किल होता है। हमने खुद ये सब फेस किया है, और मैं चाहूँगा इंडियन एम्बेसी से कि ठीक है, आप यहाँ पे आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर इसमें आप थोड़ी सी हेल्प करें। और जितने भी जो खार्किव और कीव में जो बच्चे बहुत हम मतलब डेंजरस सिचुएशन में हैं, उनको निकाला जाए जल्द से जल्द। तो आप क्या सलाह देंगे कि वहाँ के बच्चे खुद से जैसा रिस्क आप लोगों ने लिया, क्या वो बच्चे भी वो रिस्क लेके आए? क्योंकि वहाँ की जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर उन्होंने ऐसा रिस्क लिया तो शायद उनकी जान जा सकती है, जैसे कि आज सुबह एक बच्चे ने अपनी जान खो दी। एक्चुअली ये बात थी कि हमारे यहाँ पे रिस्क नहीं थे उतना। जब हम लोग निकलने वाले थे, हम लोग डिसीजन लेने वाले थे, उसके बाद हम लोग ने खुद से बस की और हम लोग आ गए। अगर आपके एरिया में, अगर आप जो रीजन में हो, वहाँ पे अगर बॉम्बार्डिंग अगर स्टार्ट हो रही है तो आप निकलने की सलाह हम देंगे। लेकिन अगर आपको एम्बेसी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप रुको, एम्बेसी आएगी, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि अगर आप खुद से निकल सकते हो, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो आप लेकर आ जाइए। क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी वाले बहुत सारे हैं, और जैसा हमने देखा है शेड्यूल भी जो है फ्लाइट्स की इंक्रीज़ हो गई है, एम्बेसी के जितने मेंबर्स हैं वो सब इंक्रीज़ हो गए, तो हम लोग थैंकफुल है। लेकिन कोशिश करिए एम्बेसी वाले की जो बॉर्डर्स है, जैसे मालदोवा और इस्माइल, ये जो नज़दीक के बॉर्डर्स है यूक्रेन के, यहाँ पे जो है हम लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा दे इंडियन मतलब बच्चों को, क्योंकि जी वहाँ पे। तो आप लोग मोल्डोवा बॉर्डर पर? जी हम लोग ओडेसा से बस खुद से करके हम लोग मालदोवा आए। मालदोवा में जो बच्चे थे, जितने भी लोग थे असली में जो मालदोवा के सिटीजन्स थे, वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वो लोगों को उनको पता था असली में कि इंडियन स्टूडेंट्स है और बाकी स्टूडेंट्स जो है मेडिकल वाले, वो सब फंसे हुए ओडेसा में, यूक्रेन में। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमको फ्री एकोमोडेशन दिया, उन्होंने हमको फ्री टैक्सीज दी, और फिर हमको यहाँ से हम लोग को सिटी पे ले आए, और सिटी से हमको
फ्री बसेस प्रोवाइड की जो हमें रोमानिया पहुंचा दे। तो असली में जो है जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी पता है कि क्या चल रहा है यूक्रेन में और जैसे हालात है, और उनको पता है कि एम्बेसी अपनी पूरी कर रही है, फुल दे रही है, लेकिन उनको अगर हम लोग खुद से मदद करें तो वो प्लस हो जाता है। तो इसीलिए वी आर थैंकफुल। बट जो बच्चे वहाँ पे, जैसे हमने खबर सुनी थी खार्किव में हमारा मतलब दोस्त भी, भाई कह सकते हैं, उसका वो हो गया, डेथ हो गई। तो हम नहीं चाहते ऐसे न्यूज़ सुनना, और इनफैक्ट गवर्नमेंट और एम्बेसी नहीं चाहेगी ये सब चीज़ें सुनना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इन्वॉल्व हो इसमें, तो हम सबकी भलाई होगी। तो आप उनको सलाह नहीं देंगे कि वो बाहर निकलेंगे? नहीं, अगर आपके यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हो रही है और अगर आपको एम्बेसी कह रही है आप रुको, हम आएंगे, तो उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। क्योंकि असली में ये बात है, अगर हम वहाँ से निकले वो वॉर जोन से, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे आ जाती है। तो अगर कुछ हो, ना चाहे कुछ हो, लेकिन अगर हो जाए ना, तो फिर ये बात फिर उनकी फैमिलीज़ पे मेन बात यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये है कि उनकी फैमिलीज़ जो है बहुत प्रेशरदारी है, फैमिलीज़ इमोशनल है। हम निकल जाते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न करते हैं। तो मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ना निकले, अगर आपके यहाँ पे सब चीज़ अगर एम्बेसी प्रोवाइड कर रही है तो। आप लोगों को, आप भी उसी यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, मैं भी सेम यूनिवर्सिटी से हूँ। तो ओडेसा से रोमानिया पहुंचने तक में आपको कितने दिन लगे? अप्रॉक्स 1.5 दिन लगा है। और मोल्दोवा तक हम पहुँचे, हमने खुद ने बस करी थी, और फिर वहाँ पर उन्होंने हमको सब सारे तो रूम्स रोमानिया वगैरह जब आप दिए एक थे। बार पहुंच गए, तो यहाँ से आपको इंडियन एम्बेसी के अलावा के द्वारा क्या, किस तरीके की मदद मिली, और ये जो फ्लाइट्स वगैरह अरेंज की जा रही हैं, क्या विचार है आपको उसके बारे में? तो जैसा हमको शेड्यूल मिला है कि वो फ़्लाइट्स वगैरह इंक्रीज़ हो गई है, तो वो एम्बेसी नहीं करी है, पर फिलहाल में अभी नहीं पता है कि हो सकता है कल मिल जाए फ़्लाइट, क्योंकि कल 6 फ्लाइट्स हैं। और वो लोग जितना भी कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है 16,000 बच्चों को निकालना, पर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो पाए, खार्किव और कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको पहला निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है वो लोग। आपको लगता है कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती अपनी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इवन इंडियन एम्बेसीज के द्वारा कि निकलो, वॉर होने वाला है, आपको लगता है कहीं ना कहीं देरी हो गई? एग्जैक्टली ये तो हुआ ही। अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ पहले बोल देते कि ऑनलाइन एजुकेशन हम एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ से जल्द निकल जाते। एम्बेसी का नोटिस आया था 15th को, बट दे आर नॉट श्योर कि ये वॉर इतना एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन किसी को नहीं पता था। जब ये हो गया उसके बाद हम लोगों का इवैक्यूएशन स्टार्ट, और उसके बाद बच्चे बहुत पैनिक होने लगे। बच्चे तो ठीक है यहाँ से निकल रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा आज सुना कि एक बच्चे का डेथ हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कैजुअलिटीज़ और आए बाद में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके सीनियर्स ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, गाड़ियाँ अरेंज कराने में, बसेस अरेंज कराने में। आपने कहा कि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने भी बाद बच्चे बहुत पैनिक होने लगे। बच्चे तो ठीक है यहाँ से निकल रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा आज सुना कि एक बच्चे का डेथ हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कैजुअलिटीज़ और आए बाद में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके सीनियर्स ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, गाड़ियाँ अरेंज कराने में, बसेस अरेंज कराने में। आपने कहा कि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरीके की हेल्प करी अपने जूनियर्स को निकालने के लिए? एक्चुअली वी डोंट हैव एनी जूनियर्स येट, पर हम लोगों को ज़रूर हेल्प मिली। मालदोवा में हम लोग जब गए थे, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने हमको फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री टैक्सी, फ्री सब कुछ फ्री था, और बहुत ज़्यादा अच्छे से उन लोगों ने हमारी हेल्प की थी। और इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको उनके कंपैरिजन में लगता है कि मतलब यू फील लकी कि आप लोग इतना जल्दी निकल पाए और अपने घर वालों से दोबारा मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये मैं चाहूँगा कि मैं अपने घर वालों से मिल पाऊँ। अब मिल ही लूँगा, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे तो ठीक है, इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प कर रही है, पर हमें जो मुश्किल फेस करनी पड़ी है ओडेसा से लेकर ये रोमानिया या यहाँ तक आने में, वो बहुत बड़ी कंसर्न है। और मैं चाहूँगा मोदी जी से कि ये चीज़ थोड़ा वो करें, इंडियन एम्बेसी से बात करें। और भी स्टूडेंट्स हैं, वो इजराइल के थे जैसे, तो वो लोग भी, उनकी एम्बेसीज ने बोला, और वो सब निकल चुके हैं। वो उनका टाइमली इवैक्यूएशन हो गया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले आ गई थी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर थोड़ा सा बेटर रहता, तो शायद ये पैनिक सिचुएशन ना होती?
जी असल में ये बात थी ना कि किसी को पता नहीं था पहले कि वॉर होगी। सबको ऐसा लग रहा था कि बात चल रही है यूएन और नेटो, जो भी रीजंस थे, हम भी न्यूज़ देख रहे थे पहले, हमारी क्लासेस नॉर्मल चल रही थी। अचानक से हमें आवाज़ें आने लगी, न्यूज़ आने लगा कि यहाँ पे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे राइफल्स चल रही है, ये सब जो भी चीज़ें थी। तो उसके बाद हम लोग ने वेट किया, तो हम लोग ने सोचा, फिर एम्बेसी का जैसे ट्वीट आ गया था कि हम बच्चों को इवैक्यूएट कराएंगे। लेकिन फिर देखा गया तो एम्बेसी ने स्टार्ट कर दिया था चर्नोबित्सी से, जो पहली फ़्लाइट गई थी। हम लोग मतलब हमको पता था, सब नोटिफिकेशन मिल रही थी, लेकिन हम लोग ने सोचा कि एक एम्बेसी है, सबको पता है, सबके लिए न्यू चीज़ है किसी को बॉर्डर से पार करके आना। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम लोग अगर खुद से एम्बेसी की मदद कर पाए। तो इसलिए हमने अरेंजमेंट की और हमारे हिसाब से शायद ओडिशा से भी 3-4 बसेस आई, खुद से आई, मालदोवा क्रॉस की। मालदो में शायद एम्बेसी की बात हो गई थी, इसलिए हमको मालदो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एम्बेसी ने भी और जितने बच्चे थे इन्होंने भी, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करके इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस हुआ वो सक्सीड हुआ। तो यहाँ पर जब आए तो खाना पीना सोना इस तरीके की चीज़ों के इंतज़ाम वगैरह कैसे थे? अच्छा मतलब असल में जो थी यहाँ से मालदोवा से जो बस यहाँ पे आई रोमानिया में एयरपोर्ट में, तो एम्बेसी ने हमको देख लिया कि हम लोग एयरपोर्ट से मतलब बस से उतर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड किया और उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए शेल्टर है, प्रॉपर शेल्टर है, बसेस प्रॉपर है। तो यहाँ से जो बच्चा अगर आके अगर पैनिक सिचुएशन है उसकी या इमोशनल जैसी भी चीज़ है तो उनको पहले शेल्टर ले जा रहा है, शेल्टर में रुका रहे हैं और फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, फिर उस हिसाब से जो डेट के हिसाब से प्रॉपरली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ऐसा यही बात है कि बस अगर आप घर से निकल जाए, अगर आप यूक्रेन के ओरिजिन से निकल जाए तो बाकी आप सेफ हो, क्योंकि एम्बेसी हर जगह है और बच्चे भी हैं। मालदोवा में भी जो है मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे। हम लोग प्राउड है क्योंकि वो हमसे जूनियर है, हम लोग 4th ईयर में, वो लोग 2nd ईयर 3rd ईयर में, लेकिन वो लोग इतनी मैच्योरिटी से सब चीज़ हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने हमारा फ्री बस किया, जो बस से नहीं जा पाए उनकी फ्री टैक्सी की, हॉस्टल एकोमोडेशन, सब चीज़ किया। तो वी आर लकी। एक चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझे कही कि भारत का झंडा उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगे बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या चलिए यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाए, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, इसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम है। Hi, tell me your name. I'm Akanksha Yadav and I came from Ivano-Frankivsk in Ukraine. My name is Insha Mary Stephen and I am from Ivano-Frankivsk, the same university from Ukraine. So what was the situation like in your city where you were based? In my city, initially, like when we heard news about like the Russians, the troops, they started attacking Crimea. Like from Crimea, they entered inside Ukraine and started attacking Kharkiv and the universities like Kharkiv and Odessa. At that time, nothing happened. But then after some time, like we heard military noises, like the jet noises from our window. We both are roommates, so from our window in the hostel. And then later on, we woke up by 5:30 a.m. And then later on, at around 8 or 9, we heard about a bomb blast in our Ivano-Frankivsk airport. So, and we could even see the smoke from our window, like it was coming out. Yeah. So were you scared? Yeah, we were very scared. I mean, imagine you found yourself in the middle of a war. Yeah, How difficult was that to even believe? It was really scary and unexpected moment for us. Like we could hear all the military planes and we could see them from the window, and it was really unexpected moment. And we were like, what to do now? Because we are alone here.
and we have no family, we have nothing, only embassy, and we were calling embassy now what to do, and we like even booked our flights because we heard about all the things going on with Russia and Ukraine. So we booked our flights and everything got cancelled and all the train got cancelled and all the groceries and everything just went off. ATM cash was gone, everything was gone, and it was just, we could hear sirens, and it was really tragic for us, and it was scary to be true. So how long did you have to kind of travel to reach the Ukraine border? We like initially it was told to us it would take around like 4 hours, 3.5, 4 hours, but then there was traffic, and then the bus it started late, and we arrived by say 4 o'clock, 3:30, 4 o'clock. We sat in the bus by 7. The bus started by 10:30. It was traffic. Yeah, and then we got down. As if so, everybody was trying to leave the Exactly. And we got down by 3:34, and then we started walking for 15 kilometers to reach the Siret border. walked. Yeah, 15 kilometers. We had to cover like the whole road with like while walking because there was so much traffic, and if we would have come by a car, so we would like it would have taken time. So we walked, and then we reached the border. Like near the border, we didn't reach the border. So how long did it take you at the border to come out? It was It was 15 to 18 hours. You were standing there. We were standing there. And No, actually, no food. The thing was, when it was announced for us that we are going to be like, there's going to be crisis, so we bought some snacks, but then it was limited because we were standing there for a long time. We took breaks in the middle, but then we were trying, like, you know, it took us almost 3 attempts. It started from like 6 p.m. like 6 to 8. 6 to 10 we were standing continuously in cold. It was really cold, and it was kind of raining and cold. And how many other students were there? There were thousands, like more than 1,000 students, and some were from like 2 days, 3 days, they had to stay there. Some like from BSNMU and all the universities, Vinnytsia, they had to stay there for like 3 to 4 days, and we came like, we were so, it was scary because we were like, how would we stay here? Because there was nothing on the border. Stories about Ukrainian soldiers being rough with the students. Yeah. Very rough. Let me tell you this, what happened. They were so rough with us. The girls, they were dragged by their hair, and there were like some ladies there who were working. They were slapping the girls and dragging them, and they were not allowing the suitcases to pass over the border. Then like what else? There were like open firing to scare every one of us, because actually nobody was forming a line. If you form a line, you would pass the border faster. But then this is also a truth. The gate opened for like 10 minutes, and they let like just few students, like 10 students to pass. Then they would close for hours. They won't open. So what happened was, after that, and one more thing, they started open firing, and they made us sit on the ground, like to prove like we are innocent. So yeah, we did that too. And they were like, and worst thing happened with her. She would explain her experience. Yeah, like Were you scared for your life? We were, and I was standing like just near the gate, and I was like, okay, now I can cross the gate now. And then someone came from the border. We don't know who exactly they were, and they pepper sprayed her like in our eyes, and there was gas attack. And it was really hard to breathe there, and the whole eyes got teary and everything, and we just ran from there, and we took break for like 1 hour, and we were like, okay, now we lost all the hope, and then we were like, okay, let's try again. It was at 4 a.m. or something, and then at 5 a.m. like after 1 hour, and in that moment they like open fired also in the air to scare us. Like we were scared. We won't. So how was the help like after you kind of came out of the border, like the Ukrainian border? What kind of help did you get from the Indian government, the Indian embassy? We heard about flights from our students who passed earlier, so we came to know, okay, there are flights arranged for us. Then they told us, okay, there's shelters would be there. Then we were in the bus for like. Hi, what do you do in Ukraine?
I'm studying my 5th year MBBS course. 5th year MBBS course, medicine. Okay. So which city have you come out of? I'm from Lugansk. Lugansk. So how was it like difficult to come out? Yes, it is very difficult because we have been hearing 3 missile sounds, and it was very hectic, and we started immediately. We have traveled for like 4 days without sleep, without food and nothing. It was very hectic. So what kind of help did you get from the Indian government? They just provided us the shelter, but we don't have enough food, like only breads they are giving. We can't survive with it, and we have no sleep. Some or the other authorities will come and wake us up. They won't let us sleep. They will just do the drills, like sit here and there. It was very bad situation for us. We didn't sleep like around a week from now, by now. What advice would you give to the children who are still stuck in Kiev and Kharkiv? They are far more dangerous areas. What advice would you give them? See, I already given a lot of advices to my students, and we bought them already here. And rest of them who stuck there, even we gave them suggestions to come here, but they were taking a chance. So we left them, and now they face the problems from Kiev or Kharkiv and Poltava. There are some students. Now they are in the borders crossing. Okay, so better But one kid got killed today. Yes, that's what, in the Kharkiv, because they were being very strong, which is making them that, oh, okay, it's not a problem, it's not too much to make it. But they are in the borders, they need to understand and evacuate. If the western side, that is okay. But the eastern side, they need to be more careful. जैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, वी आर हैप्पी, बट अगर फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो काफ़ी लोगों का भला हो सकता है इसमें. और मैम जैसे अगर गवर्नमेंट हमें निकालने में हेल्प करने लग जाए, लाइक जैसे यूक्रेन के बॉर्डर से रोमेनिया आ रहे हैं, तो रोमेनिया में लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो वहाँ पे अगर किसी को भेज दें एम्बेसी स्टाफ को और वहाँ से बच्चों को पिक कर लिया जाए, देन इट विल बी सुपर.